वेलकम स्टूडेंट्स। 10th स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिसिटी एमसीक्यूज। लास्ट सेशन में 7 एमसीक्यूज पूरे हुए थे। अब 8th से शुरुआत होगी और ये बहुत ही इजी एमसीक्यू है, जल्दी से देख लो। द प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल ऑब्टेनिंग मैक्सिमम पोटेंशियल विल बी व्हाट। तो हम जो बैटरी या सेल्स को कनेक्ट करने का तरीका बताया हुआ है, इनमें से कौन सा सही है उनमें ये बताना है आपको। जल्दी से ऑप्शन करेक्ट सिलेक्ट हो जाना चाहिए। वेदांत क्या रहेगा करेक्ट आंसर, जल्दी बोलो। वेदांत, ठीक है। ध्यान देना कि आपको हमेशा बताया गया कि प्लस माइनस ये पैटर्न रहना चाहिए। तो यहाँ पर प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, क्लियरली दिख रहा है दैट द फर्स्ट ऑप्शन इज द मोस्ट करेक्ट वन। सेकंड में क्या कर रहे हैं उनको ही मालूम, बीच में लाइंस भी नहीं बनाई है। थर्ड में दिक्कत क्या है, इधर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव के साथ जोड़ा हुआ है। पॉजिटिव नेगेटिव ये पैटर्न रहना चाहिए, तो यहाँ पर वो गलत है। और फोर्थ तो पूरी तरह से रॉन्ग है। हेंस द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। क्लियर है ना सबको? हमने ऐसे ही सर्किट डायग्राम्स में ड्रॉ किया गया है, बनाया हुआ है। नेक्स्ट 9th पढ़ लेते हैं। रीड इट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स वोल्टेज? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स वोल्टेज इज द क्वेश्चन आस्क्ड। तो ध्यान से पढ़ो, ये सब ऑप्शंस हैं। अब आपको वोल्टेज बोला तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला याद आना चाहिए, और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला अगर रिकॉल करें हम तो ऐसा कुछ आ रहा है कि नहीं देखते हैं। क्या है बेसिकली वी का फॉर्मूला? वी का फॉर्मूला है W अपॉन Q, राइट, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू द अदर। सो इट्स वर्क डन अपॉन चार्ज। देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है क्या। अब वर्क डन अपॉन चार्ज किधर भी नहीं है, इधर है तो वर्क डन इनटू चार्ज है, वैसा तो होगा नहीं। और बाकी सब जगह अगर आप देखो तो आपको टाइम दिख रहा है पार्ट, और करंट भी आ गया, तो आपको चार्ज का फॉर्मूला लिखना होगा इधर अभी। अब Q का फॉर्मूला हमने I के इसमें देखा था, I का फॉर्मूला था Q अपॉन T। तो Q का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? I इंटू T। Hence numerator will remain as it is, और Q which is charge उसको हम लिखेंगे करंट इनटू टाइम, and hence the correct option will be work done upon current into time, work done upon current into time, which is option A. Now we move to the next one, that is 10th MCQ. अब 10th MCQ में क्या दिया है देखो। सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ L and uniform area of cross section capital A has resistance capital R। ये सब भाषण हमने पहले भी देखा हुआ है कि ये सब एक वायर का है, राइट। आगे बोला है अनदर कंडक्टर ऑफ लेंथ 2L। जस्ट अ मिनट। अनदर कंडक्टर ऑफ लेंथ 2L, याद करो हमने ऐसे सम्स किए, लेकिन ये एक बहुत ही अलग लॉजिक का क्वेश्चन है। पहले एक वायर का लेंथ, एरिया और रेजिस्टेंस R बोला है। अब दूसरा एक कंडक्टर है जिसका लेंथ है 2L, तो यानी दूसरे कंडक्टर का लेंथ इसके डबल है, एंड रेजिस्टेंस R ही है। यूजुअली ऐसे सम्स में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं वो आपसे, कि यूजुअली आपको दूसरे वायर का लेंथ बोलते हैं डबल है, एरिया बोलते हैं हाफ है, करेक्ट, और नया रेजिस्टेंस निकालो बोलते हैं। लेकिन इधर क्या किया उन्होंने, इधर आपको न्यू वायर का लेंथ बोला है 2L, लेकिन रेजिस्टेंस उतना ही है। तो रेजिस्टेंस उतना ही होने के लिए उसका एरिया कितना बदलना चाहिए। याद करो टेक्स्ट बुक में ऐसे न्यूमेरिकल्स थे कि न्यू वायर का आपको लेंथ बोलते थे डबल है तो एरिया हाफ हो जाती थी, एंड दे यूज्ड टू आस्क फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस। लेकिन इस सम में ओरिजिनल वायर के लिए तो सब अल्फ़ाबेट्स
ओरिजिनल अब दूसरे वायर के लिए लेंथ 2L है, लेकिन रेजिस्टेंस उतना ही रहना चाहिए था। आप सोचो कि लेंथ अगर डबल कर देते हैं तो रेजिस्टेंस बदलता है, लेकिन अब रेजिस्टेंस उतना ही रहने के लिए एरिया कितनी बदलनी चाहिए, ये क्वेश्चन है। तो देखो पहले फॉर्मूला यूज करेंगे, R इज इक्वल टू रो L बाय ए। अब यहाँ पर ठीक है, ये ओरिजिनल फॉर्मूला है, लेकिन हम यहाँ पर L1 और A1 लिख देंगे। ठीक है, अब R2 के लिए फॉर्मूला लिख देंगे रो L बाय ए। अब पहली बात तो R1 और R2 यहाँ पर नहीं चलेगा, बिकॉज द बोथ वायर्स हैव सेम रेजिस्टेंस, बोथ द वायर्स हैव सेम रेजिस्टेंस। तो कैपिटल R ऐसे ही रखेंगे। रेजिस्टिविटी कल ही बताया था, विल नेवर चेंज विथ लेंथ एंड एरिया। मटेरियल देखना है सेम है क्या, अनदर कंडक्टर ऑफ सेम मटेरियल। तो जब सेम मटेरियल बोला है तो आप रो के इधर भी 1 और 2 नहीं जोड़ सकते, तो हमने यहाँ पर R ऐसे ही रखा, रो ऐसे ही रखा, और यहाँ पर L1 और L2 और A2 लिख दिया। लेकिन अब यहाँ पे चेंजेस करने होंगे कि आपको न्यू लेंथ क्या बोली, L2 इज द न्यू लेंथ और द लेंथ ऑफ द सेकेंड वायर, वो कितनी दी हुई है 2L, मतलब पहले वायर के डबल दी गई है, करेक्ट। तो हम यहाँ पर 2L लिख देंगे। आपने ये L1 A1 L2 A2 की जगह पर आपने डायरेक्टली रेशो से किया तो भी चलेगा, पर आपको एरिया न्यू कितनी आएगी ये फाइंड करने को लगा है, तो इसलिए हम L1 A1 और L2 A2 लिखेंगे। अब L2 दिस इज द लेंथ ऑफ द सेकेंड वायर, और वो उन्होंने बोला है इज 2L। अब 2L मतलब पुरानी वायर की लेंथ अगर L है तो न्यू वायर की 2L, पर पुरानी वायर की लेंथ हमने L1 बोल दी है, तो न्यू वायर की लेंथ हम 2L1 बोल देंगे अपॉन A2। अब दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, सो इफ देयर LHS इज सेम देयर RHS विल ऑल्सो बी सेम, इफ देयर LHS इज सेम देयर RHS विल ऑल्सो सेम। और वो लॉजिक से हम यहाँ पर इन दोनों पार्ट्स को इक्वेट करेंगे। ये पहली बार ऐसा लॉजिक यूज हो रहा है, दोनों जगह पर रेजिस्टेंस सेम होने की वजह से दोनों का जब LHS सेम है हम RHS को इक्वेट कर रहे हैं, रो कट L1 कट। अब आप ये A2 को ऊपर ले दो और A1 को यहाँ पर शिफ्ट कर दो, एंड दैट गेट्स यू द आंसर। दैट मीन्स क्या होना चाहिए, द न्यू वायर टू हैव द सेम रेजिस्टेंस should have how much area, should have double the area of the first one। तो आंसर आएगा सी ऑप्शन। एक बार पूरा फिर से देख लेते हैं। इनिशियली आपको एक वायर का लेंथ L दिया है, एरिया A दिया है, रेजिस्टेंस R दिया है। अब एक न्यू वायर अनदर कंडक्टर ऑफ लेंथ 2L। अब 2L से समझ में आना चाहिए मतलब पुरानी वायर का डबल लेंथ है इसका। ऐसे में रेजिस्टेंस बदलना चाहिए, लेकिन उन्होंने आगे बोला है पर रेजिस्टेंस R ही है, तो अब रेजिस्टेंस को बैलेंस करने के लिए एरिया कितनी चेंज होनी चाहिए ये क्वेश्चन पूछा था। तो हमने फॉर्मूला यूज किया R इज इक्वल टू रो L1 बाई A1। R1 और रो 1 नहीं लिखा क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है, ये क्लियरली इस सम में दिया हुआ है, और रेजिस्टिविटी भी सेम दी हुई है। अब L1 A1 L2 और A2 ये फ़र्क रहेगा सिर्फ। अब नेक्स्ट स्टेप कि उन्होंने आपको न्यू वायर का लेंथ दे के रखा है कि वो पुराने के डबल है करके, न्यू वायर का जो लेंथ है वो पुराने के डबल है, तो हमने L2 को लिखा 2L1, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था। अब नेक्स्ट दोनों का LHS सेम होने की वजह से हमने दोनों के RHS को इक्वेट किया, रो कट, रेजिस्टिविटी सेम रहती है, मटेरियल सेम था, और हमने L2 को 2L1 लिखने की वजह से हमने लेंथ भी सेम ला दी है, वो भी कट। और अब इनमें बस क्रॉस करके मालूम पड़ रहा है कि अगर हमने न्यू एरिया पुराने वायर के डबल कर दी और लेंथ भी डबल कर दी तो रेजिस्टेंस सेम ही रह जाएगा। नेक्स्ट वन ग्राफ बेस्ड MCQ है ये, ध्यान से पढ़ो। 11th वन, रीड इट। सो दिस इज द ग्राफ, और थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगेगा, एक बार लॉजिक क्लियर हुआ तो आप पूरा ही समझ जाओगे। दिस इज द VI ग्राफ, और ऐसे रेजिस्टेंस के ग्राफ्स प्लॉट किए गए हैं, और क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच विल बी हायर रेजिस्टेंस एंड विच विल बी लोअर, और विल दे बी इक्वल। क्या लगता है?
ऐसे आपको जब भी ग्राफ देंगे, मैं कहने वाला था कोई भी बीच का एक पॉइंट, अभी यहाँ पर ऐसे पॉइंट बीच का डिसाइड करना मुश्किल है, तो आप क्या करो, इन सब के टिप्स से लाइंस बना दो करंट की तरह। एक मिनट, अब यहाँ से फिर आपको पॉइंट क्लियर होगा। एक क्वेश्चन पहले पूछूंगा मैं, ईशान, हाउ इज रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू करंट? हाँ सर, एक मिनट बस। रेजिस्टेंस और करंट के बीच में क्या रिलेशन है? आर दे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और दे इनवर्सली प्रोपोर्शनल? ईशान, एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा मैंने। देवश्री, हाउ आर रेजिस्टेंस एंड करंट रिलेटेड टू ईच अदर? सर डायरेक्टली। देवश्री, ओहम्स लॉ में हमने V और I के बीच में रिलेशन देखा था कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, पर वो मेरा यहाँ पर क्वेश्चन नहीं था। मेरा क्वेश्चन था कि रेजिस्टेंस और करंट के बीच में क्या रिलेशन है। आपको सीधा सीधा मालूम होना चाहिए, रेजिस्टेंस यानी ऑब्स्टेकल, तो रेजिस्टेंस और करंट के बीच में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्यों? बिकॉज अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट कम हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस यानी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में कोलिजन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच एटम बढ़ने लग जाए तो करंट कम होने लग जाएगा। एक सिंपल मीनिंग था कि ऑब्स्टेकल्स बढ़ गए सामने रास्ते में तो अमाउंट ऑफ करंट कम हो जाता है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। ईशान, क्लियर हुआ क्या? हाँ सर। अगर रेजिस्टेंस कम हो जाता है देन इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू ट्रैवल, देन मोर अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो थ्रू द वायर। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा रहे तो करंट कम रहता है, रेजिस्टेंस कम रहे तो करंट ज़्यादा रहता है। अंशुल, मला सांग, यामध्ये तुला ह्या 3 पॉईंट्सपैकी कुठं वाटतंय करंट कमी आहे? R3ला, म्हणजे इथं करंट कमी आहे, राईट? इथं करंट कमी आहे म्हटल्यावर R3 काय असणार, जास्त की कमी? जास्त। वेरी गुड, हो गया आंसर। आप देखो कि ये ग्राफ से करस्पॉन्ड होने वाला करंट कितना है, सबसे कम है। करंट तभी कम होता है जब रेजिस्टेंस ज़्यादा रहता है। फिर इस ग्राफ में अगर आपने देखा तो थोड़ा करंट बढ़ गया है, ये वैल्यू बढ़ते जाती है ऊपर, तो करंट थोड़ा बढ़ गया मतलब ये रेजिस्टेंस थोड़ा कम रहेगा। और इस R1 के लिए आप देख रहे हो सबसे ज़्यादा करंट दिख रहा है आपको। अगर ये वैल्यूज़ लिखते गए हम तो आपको R1 के केस में सबसे ज़्यादा करंट दिखाई दे रहा है, मतलब वो सबसे कम रहेगा वैल्यू वाइज। अनिका, क्लियर हुआ क्या? हाँ सर। रुतम, ईशान, समझ में आया लॉजिक? देवश्री, हो सर। देवश्री क्लियर हुआ? तू इन्वर्सली बोलकर डायरेक्टली का भाषा बात करी थी कि अगर एक बढ़ गया तो दूसरा बढ़ता है, हम उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। इन्वर्सली होने के लिए रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट कम होना चाहिए, तो सबसे कम करंट हमको थर्ड केस में दिख रहा है, मतलब ये रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा रहेगा। फिर इस केस में करंट थोड़ा और बढ़ गया तो R2 की वैल्यू थोड़ी और कम हो जाएगी। R3 इज ग्रेटर देन R2 एंड दैट इज ग्रेटर देन R1, सो R1 सबसे छोटा रहेगा रेजिस्टेंस, सबसे कम रेजिस्टेंस रहेगा, इसलिए उसको कॉरेस्पॉन्ड करने वाला करंट सबसे ज़्यादा है। V को यहाँ पर लाने की ज़रूरत ही नहीं थी। सो दिस इज द आंसर। इन फैक्ट दे कैन इवन आस्क यू, ऐसे ही डायग्राम देकर पूछ सकते हैं, इन विच केस मैक्सिमम हीट विल बी प्रोड्यूस्ड। आपको मालूम होना चाहिए हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, तो आपको गेस करना है रेजिस्टेंस इन तीनों में ज़्यादा कहाँ पर है, थर्ड केस में। सो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट will be produced in the third case. Reading? So this way you have to think and answer this graph based question. आगे बढ़ते हैं। 13th, 1 मिनट में रुतम को ही पूछूंगा। रुतम, the resistivity will not change. Resistivity does not change if material is changed, if temperature is changed, if shape of the resistor is changed,
if both material and temperature are changed? Sir, A. नोट्स अजून वाचायचे राहिलेत. ऐक, बात सीधी बोलगी आहे की रेजिस्टिविटी विल नॉट चेंज विथ लेंथ एंड एरिया. रेजिस्टिविटी विल चेंज विथ नेचर ऑफ द मटेरियल अँड टेम्परेचर. आता असं का ऋतम, काल मी तुला म्हटलेलं की गोल्डचं बिस्किट लक्षात ठेव. तर गोल्डचं जे डेन्सिटी त्यांनी ठरवलेलं आहे ते एका पर्टिक्युलर टेम्परेचरसाठी ठरवलेलं आहे. मग जर टेम्परेचर आपण बदलला तर कदाचित त्या क्युबिकल बॉक्समध्ये कमी किंवा जास्त गोल्ड बसू शकेल. तसंच वायरसाठी आहे. रेजिस्टिविटी इज व्हॉट? रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टन्स ऑफर्ड बाय अ वायर फॉर अ यूनिट लेंथ एंड अ यूनिट एरिया. तो टेम्परेचर का भी ख्याल रखा जाता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में ही वो सबका कंपेयर करेंगे. और आपको मालूम होना चाहिए कि टेम्परेचर इज ऑल्सो वन मोर फैक्टर विच अफेक्ट्स द रेजिस्टेंस. टेम्परेचर इज ऑल्सो वन मोर फैक्टर विच अफेक्ट्स द रेजिस्टेंस. तो एक फिक्स टेम्परेचर के लिए रेजिस्टिविटी निकाला जाता है, लेकिन अगर टेम्परेचर हम बदलते गए तो रेजिस्टिविटी बदलेगी. प्रथम लक्षात ठेवा दैट इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल एंड द टेम्परेचर. ठीक है सर. सभी स्टूडेंट्स याद रखना ये बात कि रेजिस्टिविटी विल डिपेंड अपॉन. सो रेजिस्टिविटी विल, ऑप्शन अब यहाँ पे क्या बनेगा? रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज इफ शेप ऑफ द रेजिस्टर इज चेंज्ड. could be the answer. Yes, because resistivity will change when material is changed. Resistivity will change when temperature is changed. Resistivity will change when both material and temperature are changed. But resistivity will not change if the shape of the resistor is changed. इसका मतलब एक वायर मान लो स्ट्रेट लाइन रखी थी आपने, फिर आपका मूड आ गया, आपने उसको ऐसे बेंड कर दी वायर को. तो ऐसे बेंड करने से क्या रेजिस्टिविटी बदलेगी? फिर आपने अगले टाइम पे सर्कल कर दिया वायर को, क्या फ़र्क पड़ने वाला है? वायर तो वही है, लेंथ उतना ही है, आप खाली वायर को अलग अलग शेप दे रहे हो. तो रेजिस्टिविटी विल नॉट चेंज इफ द शेप ऑफ रेजिस्टर इज चेंज्ड. मटेरियल और टेम्परेचर पे तो रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है, वो कैसे चेंज नहीं होगी अगर इनको चेंज किया तो. और ये इनको दोनों को चेंज किया तो भी रेजिस्टिविटी बदलेगी, लेकिन वायर का शेप मतलब बेंड कैसे भी करा दो वायर को, क्या फ़र्क पड़ता है? सो दैट विल नॉट चेंज इफ द शेप ऑफ द रेजिस्टर इज चेंज्ड. ओके, सो दिस वे दिस वन इज ओवर. 12th एक इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे. पढ़ो. ध्यान से रीड करो. क्वेश्चन है, इफ द करंट आई थ्रू अ रेजिस्टर, if the current I through a resistor is increased by 100%, assume the temperature remains unchanged. What is the increase in the power dissipated? The power dissipated will be increased by how much value? Is the question asked. Whenever they ask you percentage change, okay, whenever they ask you percentage change, always remember the formula will be final minus initial upon initial into 100. आप ये दिमाग में रख दो. मान लो आपको पहले टेस्ट में 22 मिला आउट ऑफ 30, अगले टेस्ट में आपको 27 मिल गया आउट ऑफ 30. पढ़ाई अच्छी कर दी आपने. तो ये इनिशियल है, ये फाइनल है. आपसे अगर पूछा जाए व्हाट इज़ द परसेंटेज चेंज इन योर मार्क्स, तो फाइनल मार्क्स माइनस इनिशियल. तो जब भी परसेंटेज चेंज की बात करते हैं, याद रखना इट इज़ विथ रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस मार्क्स, कि आप पहले कितने थे उससे कितना परसेंटेज इंक्रीज हो गया आपका. कंपनी के प्रॉफिट्स भी ऐसे ही निकालते हैं, सेल्स प्रीवियस क्वार्टर के बोलो या प्रीवियस ईयर के निकालते हैं, और करंट अकाउंटिंग ईयर के निकालते हैं, और फिर पिछले साल से कितनी ग्रोथ हुई. ये बहुत जगह आपको यूज़ होगा फॉर्मूला.
might be till your competitive exams. याद रखना, whenever they ask you percentage change, it will be final minus initial upon initial into 100. हाँ, अगर कभी मार्क्स 22 से कम भी हो गए कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला यही रखोगे आप, आंसर माइनस में आएगा, पर वो माइनस हटाकर आप खाली परसेंटेज वाली वैल्यू बोल सकते हो. तो ये हो जाएगा 5/22 इंटू 100. तो ये हो जाएगा 500/22. एक आइडिया दे रहा हूँ पहले, और आंसर आता है 22%. मीन्स आपके मार्क्स में 22% की ग्रोथ हुई है compared to the previous marks. So remember the logic, percentage change in anything, may it be your marks or your score in any sports, कुछ भी हो, फाइनल मतलब न्यू भी लिख सकते हो, न्यू माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, क्योंकि हमेशा प्रीवियस केस को ध्यान में रखते हुए निकालते हैं. ओके, तो अब क्या बोल रहे हैं, करंट थ्रू अ रेजिस्टर इज इंक्रीज्ड बाय 100%. तो हम पावर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे I²R. पावर के 3 फॉर्मूलाज थे, याद आना चाहिए. VI, फिर V का वैल्यू अगर हमने ओहम्स लॉ से लिखा I²R, सॉरी V का फॉर्मूला अगर हमने लिखा IR, तो IR इंटू R विल बिकम I²R. और अगर हमने V के जगह पर, सॉरी I के जगह पर अगर फॉर्मूला लिखा V अपॉन R, तो पावर के ये 3 फॉर्मूलाज बनते हैं, आपको मालूम होने चाहिए. फिर हम अभी ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज़ कर रहे हैं I²R, कोई बोलो, वाई वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला. अगर आपके पास 500 है और आपको कोई कह रहा है दैट ही और शी विल गिव यू 100% रिटर्न्स, मतलब आपको आपके 500 के ऊपर और एग्जैक्ट 500 मिल जाएंगे, यानी आपके पास अमाउंट 1000 हो जाएगी. मतलब आपके पास पहले जो थी उसकी डबल हो गई अभी आपके पास अमाउंट. तो 100% मतलब याद रखो दैट इट गेट्स डबल्ड, राइट. तो हम P1 लिख देंगे. दिस इज द इनिशियल फॉर्मूला आई हैव रिटन. P1 इज I²R. नाउ P2. नाउ व्हाट विल बी द न्यू पावर. उन्होंने बोला है करंट थ्रू द रजिस्टर इज इंक्रीज्ड बाय 100%. तो करंट हो जाएगा 2I, और फॉर्मूला तो वही है कि करंट जो भी होता है उसका स्क्वायर करना है इंटू R. याद रखो फॉर्मूला ऐसा ही है. एंड अब ये हो जाएगा 4I²R. दिस विल बी P2. दिस इज द फाइनल पावर. एंड नाउ वी विल कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन पावर. फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100. कट नहीं करना है, ये बीच में माइनस है तो ये कट और विषय कट करते हैं. आगे P2 इज 4I²R माइनस I²R अपॉन P1 का वैल्यू भी I²R था इंटू 100. अब क्या करेंगे, I²R कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, यहाँ से 4 माइनस यहाँ से क्या आएगा 1 इंटू 100 अपॉन I². दिस गेट्स कैंसल्ड एंड द आंसर यू गेट इज 300%. दिस इज द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन दिस सम. फिर से एक बार देख लो क्वेश्चन में. आप अभी मैंने R1 R2 क्यों नहीं लिखा, एक याद रखो, रेजिस्टेंस बदलने से करंट बदलता है, पर अगर हमने करंट बदला, करंट अगर डबल हो गया तो रेजिस्टेंस नहीं बदलता. इफ द करंट I थ्रू अ रेजिस्टर इज इंक्रीज्ड बाय 100%, व्हाट इज द इंक्रीज इन द पावर. टेम्परेचर जब सेम रहने वाला है तो रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा. तो आपको पावर का फॉर्मूला I और R में लेना पड़ा, क्योंकि कुछ तो करंट के बारे में दिया है और रेजिस्टेंस तो सेम रहता है. दैट इज द रीज़न, राइट. तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पावर का ये फॉर्मूला यूज़ किया I²R. इसको P1 लिख दिया. अब P2 कितना होगा, इफ़ द करंट इज इंक्रीज्ड बाय 100%, तो करंट डबल हो जाता है, तो I की जगह 2I लिख दोगे और बाद में ब्रैकेट स्क्वायर इंटू R. तो ये हो गया न्यू पावर, ये है इनिशियल पावर. फिर परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100. ये न्यू पावर माइनस ओरिजिनल पावर अपॉन ओरिजिनल इंटू 100. ये कब कट होना ही था क्योंकि परसेंटेज में आंसर चाहिए था. एंड दिस इज द आंसर वी गेट. तो आपको यहाँ पर क्या दिए, 3 बल्ब्स हैं A B C. दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल. तीनों के अलग अलग पावर दिए गए हैं आपको. विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैपन
रिगार्डिंग देयर ब्राइटनेस, ये क्वेश्चन पूछा है। तो आपको पहला पॉइंट ध्यान में आना चाहिए दैट कनेक्टेड इन पैरेलल, तो पैरेलल में डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो। तो जिनको भी डाउट आ रहा था कि दे विल द बल्ब ब्राइटनेस विल बी सेम, उनको लग रहा होगा बिकॉज सेम अमाउंट ऑफ करंट इज गोइंग टू फ्लो, इसलिए उनको लगा होगा कि ब्राइटनेस सेम होगा। पर करंट मैंने कहा सेम, मैंने कहा करंट अलग अलग ट्रैवल करेगा, करंट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिवाइस ट्रैवल करेगा। तो बाद में फिर पॉइंट क्या आता है कि जो जो पावर का आपको वैट दिया गया है उस हिसाब से आपको दिमाग लगाना है कि जो वैट, जो बल्ब का सबसे ज़्यादा वैट है उसका ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में ये पॉइंट हमने लिखा था दैट डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो थ्रू ईच डिवाइस एज पर देयर रिक्वायरमेंट विच इज़ गुड। तो इधर ज़्यादा करंट फ्लो होगा क्योंकि इस बल्ब का पावर ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा ब्राइट ये होगा, देन ये थोड़ा कम, ये और कम। तो सी का सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस होगा, बी का थोड़ा और कम, ए का सबसे कम रहेगा बिकॉज ऑफ देयर ओन पावर्स। तो करंट उनके उनके हिसाब से जाने वाला है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपको सीरीज में पूछा होता तो पावर उनकी अलग अलग रहने दो, तब भी दे विल बर्न विद द सेम ब्राइटनेस बिकॉज सेम अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो। और इसलिए तो डेकोरेटिव लाइट्स को पैरेलल सीरीज में कनेक्ट किया था बिकॉज सबका ब्राइटनेस सेम होना चाहिए। पर पैरेलल में सबका ब्राइटनेस सेम नहीं रहेगा, डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट एज पर देयर रिक्वायरमेंट विल फ्लो एंड हेंस सी का सबसे ज़्यादा होगा। देखते हैं ऐसा ऑप्शन है क्या। इधर दिया ब्राइटनेस ऑफ सी विल बी लेस देन बी, नॉट फेयर। सी ऑप्शन, वीरेन का पॉइंट करेक्ट था। ब्राइटनेस ऑफ बल्ब बी विल बी मोर देन दैट ऑफ ए। अब ऐसा ही कोई तो ऑप्शन ढूंढ लेने का जो फेवर कर रहा है इस सिचुएशन को, और आंसर को एंड कर देना है सबको। दैट एमसीक्यू। आगे बढ़ते हैं। इजी क्वेश्चन है, ट्राई करो। अब बेसिक न्यूमेरिकल है, आपकी टेक्स्ट बुक न्यूमेरिकल्स अगर अच्छे से क्लियर है तो आपको 15 16 बहुत अच्छे से करने आ जाएंगे। अरे ऐसा एक कुछ तो ट्राई करेंगे पक्का स्कूल। क्या दिया देखो, एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें दो रेजिस्टर्स हैं कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज पैरेलल के सम्स में मैंने आपको हमेशा कहा है, बहुत जगह पर आपको, बहुत मेजॉरिटी केसेस में आपको टोटल रेजिस्टेंस भी निकालना पड़ता है, बहुत केसेस पे आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ सकता है। तो यहाँ पर 6 वोल्ट बैटरी को ये दो रेजिस्टर्स जोड़े गए हैं। व्हाट इज द हीट डिसिपेटेड, मतलब कितनी हीट एनर्जी रिलीज होगी बाय दिस 4 ओहम रेजिस्टर। हाउ मच हीट will be dissipated by a 4 ohm resistor in 5 seconds। कितनी हीट रिलीज होगी बाय अ 4 ohm resistor in 5 seconds। तो एक रफ डायग्राम आपके लिए। अब आपको वापस दिमाग लगाना होगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। वोल्टेज है 6 वोल्ट और पूछा गया ये रेजिस्टर कितनी हीट एनर्जी रिलीज करेगा इन 5 सेकेंड्स। मैंने आपको अभी अभी पावर के 3 फॉर्मूलाज लिख के दिए थे, याद करो, ये सब थे राइट। एक बार वापस पढ़ लो। इट इज वी आई स्क्वायर आर एंड वी स्क्वायर बाय आर। अब हमको हीट एनर्जी फाइंड करनी है, ठीक है। अब हीट मतलब एक एनर्जी है, करेक्ट। 9th स्टैंडर्ड में हमने पावर का एक ये भी फॉर्मूला पढ़ा था, पावर इज द रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया था, पावर इनटू टाइम। पर अगर एक डिवाइस रेजिस्टर है तो पूरी एनर्जी विल बी नथिंग बट विल गेट कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी। तो पूरी हीट एनर्जी रहेगी। अब हीट एनर्जी के लिए आपको 3 फॉर्मूलाज जो है आपने जो पावर के लिए लर्न करके रखे हैं वही है, बस इंटू टी लिखते जाना है। ये रेगुलर लेक्चर के वक्त भी बताया था कि पावर के जो आपने 3 फॉर्मूलाज याद रखे होते हैं उसी में इंटू टी करना है, बिकॉज हीट इज एनर्जी एंड एनर्जी इज पावर इंटू टाइम। तो ये सब हमने पावर के फॉर्मूलाज आज ही यूज़ किए थे। तो अब आपको दिमाग लगाना है कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा। अब मैंने इधर तक तो आपको गाइड किया, अब अभी तो ट्राई करो। टाइम दिया है आपको, इसके अक्रॉस हीट कितना रिलीज होगा ये फाइंड करना है। वोल्टेज दिया है, सोचो क्या यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पे उन्होंने वोल्टेज तेरे को दिया है 6 वोल्ट
what do you think? Across this resistor also voltage will be 6 volt. Series combination है. हाँ सर. Tahir, in series combination, current across each resistor is same, but voltage across each resistor is different. याद रखना. तो मतलब मैंने टेक्स्ट बुक के एक समय मुझे याद है अच्छे से बताई थी ये बात कि आपको ऐसे जब भी 3 फॉर्मूलाज दिखे और आपको कन्फ्यूजन रहे तो क्या सेम है इनके अक्रॉस, वो टर्म का फॉर्मूला यूज़ करने का. इन दोनों में अक्रॉस क्या सेम रहने वाला है, वो है करंट. तो करंट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे. आ गया. अब इसके अक्रॉस पूछा है तेरे को, सभी के लिए बात, अगर इसके अक्रॉस पूछा है तो ये वैल्यू का कुछ तो इंपॉर्टेंस रहेगा. व्हेन दे आर आस्किंग यू दर फाइंड द रेजिस्टेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टर, मीन्स इस वैल्यू की कुछ तो इज्जत है, तो आर भी आएगा, और टाइम भी दिया हुआ है तो टाइम भी आएगा. ऐसे ये फॉर्मूला सेलेक्ट करना है. अब मैंने वी का फॉर्मूला क्यों नहीं सेलेक्ट किया? बिकॉज वोल्टेज अक्रॉस दिस एंड दिस इज गोइंग टू बी डिफरेंट, और आपको इसके अक्रॉस फाइंड करने को बोला है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज अलग रहता है, फिर वो फाइंड करना पड़ेगा, फिर आप ये फॉर्मूला यूज़ कर पाओगे. बट ओवरऑल इनके अक्रॉस क्या सेम रहता है, वो टर्म का फॉर्मूला लेने से आपको ईजिली आंसर मिल सकता है. लेकिन अब दिक्कत है कि जो आई फाइंड करना है विच इज़ द टोटल करंट इज़ नॉट गिवन टू यू. अब वो भी फाइंड करना होगा, ठीक है, उतना कर लेंगे, पर अगर आप वी के हिसाब से करने जाते हैं तो आपको दोनों इसके अक्रॉस वी बाद में अलग से भी निकालना पड़ता. लेकिन अब हम सिर्फ आई निकालेंगे. और टोटल करंट आई कैसे निकाला जा सकता है? टोटल वोल्टेज दिया हुआ है, आपको टोटल रेजिस्टेंस इजीली ढूंढने आ जाएगा. यहीं पे बता देता हूँ. टोटल रेजिस्टेंस विल बी R1 प्लस R2, 6 ओम. टोटल वोल्टेज इज 6 वोल्ट. फ्रॉम दिस यूजिंग ओम्स लॉ वी कैन फाइंड द टोटल करंट. R भी 6 है, तो I का आंसर हो गया 1 एम्पियर. देखो I 1 एम्पियर है, मतलब क्या कि इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस, इन दोनों के अक्रॉस सेम करंट फ्लो होने वाला है. देखो आपको इसके अक्रॉस हीट कितना प्रोड्यूस होगा वो पूछा है, तो सब कुछ डेटा इसी का रहना चाहिए. मतलब इसके अक्रॉस कितना करंट फ्लो होगा, 1 एम्पियर, क्योंकि सेम करंट फ्लो होता है. इसका रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम. तो सब कुछ डेटा इसी का लगने वाला है अपने को, राइट. तो हम लोग I2RT फॉर्मूला यूज़ करेंगे और सम को एंड कर देंगे. H इज इक्वल टू I2. करंट कितना है, 1 स्क्वायर. R कितना है, 4, और टाइम कितना दिया है उन्होंने, 5 सेकेंड्स, और आंसर आता है 20 जूल्स. एन इलेक्ट्रिक केटल कंज्यूम्स 1 किलोवाट ऑफ पावर. तो पावर दिया है 1 किलोवाट, दैट इज 1000 वाट. अगर एनर्जी फाइंड करनी होती है तो हम पावर को किलोवाट में और टाइम को आवर्स में रखते हैं. लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है. व्हेन ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट, सो 220 वोल्टेज पे ऑपरेट हो रही है. ओके. व्हाट मस्ट बी द फ्यूज रेटिंग? अ फ्यूज वायर ऑफ व्हाट रेटिंग मस्ट बी यूज्ड? पढ़ो एंड डिसाइड इट. फ्यूज वायर ऑफ व्हाट रेटिंग मस्ट बी यूज्ड. अब फ्यूज वायर क्या करती है, करंट, केटल जितना करंट कंज्यूम करेगा उससे ज़्यादा करंट आने से प्रिवेंट करेगा फ्यूज वायर. सर मैं आंसर बोलूं? बोलो. सर डी. करेक्ट. देखो कैसे. तो आपको केटल का पावर दिया है, केटल का वोल्टेज दिया है, तो हम केटल करंट कितना कंज्यूम करेगा ये ढूंढ लेंगे यहाँ से, और फिर I का वैल्यू आता है 1000/220 विच इज़ 4.54 एम्पियर. मतलब केटल इतना करंट कंज्यूम करता है. और अगर आपने बोला कि हम फ्यूज़ 4 एम्पियर का यूज़ करेंगे, पागलपन हो जाएगा, क्योंकि जब जब केटल का स्विच ऑन करोगे फ्यूज़ विल डिस्कनेक्ट द सर्किट. क्यों? क्योंकि उससे कम करंट का अगर फ्यूज़ वायर ले रहे हो तो कैसे काम चलेगा. तो आपको थोड़ा इससे ज़्यादा वैल्यू का लेना होगा, विच इज़ 5 एम्पियर.
आपने क्लास में भी देखा होगा, दोनों एसी के बाजू में एक बॉक्स जुड़ा हुआ है जिसमें हम स्विच ऊपर नीचे कर सकते हैं। इट इज़ एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। वो नथिंग बट फ्यूज़ का ही काम करता है। अभी आजकल वायर मेल्ट नहीं होती, वो सर्किट ब्रेक हो जाता है। आपको उसके पीछे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हायर क्लासेस में पढ़ाएंगे कि उससे ज़्यादा करंट फ्लो होने से कुछ एक मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वो स्विच नीचे गिर जाता है, तो वो बात है। तो याद रखना आपको कि ये ऐसे हाई करंट डिवाइसेस के लिए अलग से फ्यूज़ का कनेक्शन दिया जाता है, बिकॉज दे हैव हाई करंट रिक्वायरमेंट। तो 4.54 एम्पियर अगर केटल ही करंट कंज्यूम करने वाला है तो थोड़ा ज़्यादा वैल्यू का लेने से कुछ बिगड़ता नहीं है। मतलब कभी गलती से 4.8 एम्पियर आ गया वायर में तो केटल को कुछ नहीं होगा। एकदम ज़्यादा करंट आने से वो डैमेज हो सकता है डिवाइस। हेंस वी विल सिलेक्ट अ फ्यूज वायर ऑफ रेटिंग 5 एम्पियर। आगे बढ़ते हैं, लास्ट दो ही बाकी है। 18th पढ़ लो। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर? और यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर में ऑल्सो भी एक्सप्रेस्ड एज वॉट। अब आपको पावर का फॉर्मूला याद आना चाहिए। पावर इज रेट एट विच वर्क इज डन, और पावर इज रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड। करेक्ट? तो पावर के ये दो फॉर्मूलाज हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर में ऑल्सो भी एक्सप्रेस्ड एज वॉट। अब पावर का पूछ रहे तो हम डेफिनेटली वैट की तरफ पहले ध्यान देंगे। तो पावर इज रेट एट विच वर्क इज डन और रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड। ये फॉर्मूलाज हम यूजुअली यूज करते हैं, पर इसके हिसाब से कोई यूनिट सपोर्ट नहीं कर रहा। देन द अदर ऑप्शन वाज टू यूज दिस फॉर्मूला ऑफ पावर विच इज वी आई, और वोल्टेज और एम्पियर के हिसाब से हम आंसर लिख देंगे। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर में ऑल्सो भी एक्सप्रेस्ड एज वोल्ट एम्पियर, वी आई के यूनिट्स। गुड। 17th पढ़ो। देर आर टू रेजिस्टर्स ऑफ दीज वैल्यूज, दे आर व्हेन कनेक्टेड टू अ बैटरी। अब कैसे कनेक्टेड है नहीं दिया, दे आर व्हेन कनेक्टेड टू द बैटरी। ताहिर तेरे को बताना। they will have same current flowing when they are in parallel, they will have same current flowing when they are in series, they will have same potential difference when they are in series, they will have different potential difference when they are in parallel. Sir, they will have same current flowing for them when in series. Good. So जब सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तब उनके अक्रॉस सेम करंट ट्रैवल करता है। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। और पोटेंशियल डिफरेंस सेम कब होता है? व्हेन दे आर इन पैरेलल, एंड नाइदर ऑफ दीज ऑप्शंस हैव क्लियर्ड दैट। जानबूझ के रिजल्ट उल्टा दे के रखा है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन क्लियर बनेगा यहाँ पर, विच इज बी। हेंस दैट इज द आंसर। सो दिस वे ऑल द MCQs आर डन। आपको आगे का कुछ नहीं करना है। सो इलेक्ट्रिसिटी इज ओवर।